हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। और आज मैं आपको लाइब्रेरी फाइनेंस पढ़ाने वाली हूँ। लाइब्रेरी फाइनेंस यानी सोर्सेस ऑफ फंड फॉर एनी लाइब्रेरी। किसी भी लाइब्रेरी को चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें, कि कौन कौन से सोर्सेज से लाइब्रेरी को पैसा रिसीव होता है। क्या है सोर्सेज ऑफ फंड? लाइब्रेरी फाइनेंस इंक्लूड बोथ द फंड्स अप्रोप्रिएटेड टू अ लाइब्रेरी एंड इट्स एक्सपेंडिचर। देखिए, अब हम सोर्सेज ऑफ फंड की बात कर रहे हैं, यानी हमने टर्म क्या दे दिया, फाइनेंस दे दिया। तो फाइनेंस में आपकी इनकम की भी बात होगी और आपकी एक्सपेंडिचर की भी बात होगी, यानी कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कहाँ पर वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। Libraries depend heavily on a continuous supply of funds for organizing their activities, program and services. लाइब्रेरी में कोई भी काम करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, उसके बिना वो नहीं चलेगा। आपको किताबें एक्वायर करनी है, किताबें यानी डॉक्यूमेंट। अब तो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया है, अलग अलग नीड है यूज़र्स की। तो अगर आपको यूज़र्स को अट्रैक्ट करना है तो आपको उनके लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके के लाने पड़ेंगे। अलग तरीके का डॉक्यूमेंट है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए डिवाइस भी अलग तरीके का चाहिए होगा। लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए अलग से फ़ंड चाहिए। आपको फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए फ़ंड चाहिए। आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाना चाहते हैं, कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हर एक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए लाइब्रेरी में पैसों की ज़रूरत यानी फ़ंड की ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज रिसीव फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दो सम सोर्सेज आर कॉमन सच एज गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरी जो है, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी यानी अलग अलग टाइप की जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको अलग अलग तरीके से पैसा रिसीव होता है, लेकिन उसमें से कुछ सोर्सेज जो हैं वो कॉमन रहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट, वो कॉमन रहेगी सबके लिए। द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग फंड इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम पब्लिक फंड्स रेज्ड थ्रू टैक्सेस। अगर पब्लिक लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं तो वो कैसे चल रही है, वो गवर्नमेंट के फंड से चल रही है। गवर्नमेंट के पास वो फंड कैसे आ रहा है, वो आपके और हमारे द्वारा पे किए गए टैक्सेस से ही आ रहा है। आपने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जहाँ जहाँ पास हुआ है, और उसमें एक प्रावधान है कि लेजिस्लेशन में एक प्रावधान भी बनाया गया है कि लाइब्रेरीज जो हैं वो टैक्स कलेक्ट करेंगी। वो टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट होंगे, कितने % कलेक्ट होंगे, यानी कहीं पर वो लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्लूडेड है, कहीं पर प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उनका परसेंटेज भी डिसाइडेड है और वही पैसा चैनलाइज होकर के लाइब्रेरीज को दिया जाता है। फंड्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस एंड अ जुडिशियल एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड हैज़ टू बी डन वेल इन एडवांस। पैसे की ज़रूरत, फंड की ज़रूरत कॉन्टीन्यूस बेसिस पे रहती है, इसीलिए एडवांस में आपको ये भी कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सोर्सेज ऑफ फंड फॉर लाइब्रेरी कैन ब्रॉडली बी ग्रुप्ड एज। अब सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या हो सकते हैं? एक है रेगुलर ग्रांट फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी का मतलब वो संस्था जहाँ पर उस लाइब्रेरी को बनाया गया है, उसके द्वारा जो आपको फंड मिल रहा है उसको हम कहते हैं रेगुलर ग्रांट। दूसरी होती है एडहॉक ग्रांट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशंस, जो कि उस संस्था से नहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं और से आपको मिलती है। ग्रांट्स फ्रॉम एंडोमेंट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, किसी दूसरी संस्था के द्वारा आपको कुछ डोनेशन वगैरह दे दिया जाए। इंस्टीट्यूशन फीस, यानी आपने अपने यहाँ मेंबरशिप देने के लिए कुछ चार्जेस रखे होंगे तो वो फीस में आ गया। सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे और सेल ऑफ सर्विस या मिसलिनियस चीज़ों से जनरेट होने वाला रेवेन्यू। जैसे कि आपने कुछ ऐसा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे जो ख़राब हो चुके थे और आपने उसको अगर स्क्रैप में सेल किया है तो उससे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर ही है, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, उसको सेल तो आप करेंगे, रख कर कितने समय तक रखे रहेंगे, ठीक है। तो उसको सेल करने से जो पैसा आएगा उससे आप कुछ और डॉक्यूमेंट एक्वायर कर लेंगे। रिवेन्यूज़ अर्न्ड बाय द लाइब्रेरी, एडहॉक, नॉन रिकरिंग एंड मेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन एलोकेशन एंड यूज़। अब जो ग्रांट मिल रही है उसका वो रेस्ट्रिक्टेड है कि आपको यूज़ कहाँ कहाँ पर करना है। फाइन एंड मिसलिनियस सोर्सेज, सम लाइब्रेरीज इम्पोज फाइन ऑन द लेट रिटर्न ऑफ बुक्स एज वेल एज फॉर लॉस और मिस यूज़ ऑफ बुक। कहीं कहीं पे इस पर भी फ़ाइन होता है कि अगर आप लेट में रिटर्न कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, या अगर आपने खो दिया है तब तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि या तो आप बुक रिटर्न कर दीजिए सेम बुक खरीद के, या फिर आप पैसे भर दीजिए और लाइब्रेरी जो है वो बुक को परचेस कर लेगा। इनकम फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ वेरी मीगर,
किन सोर्सेज से, जैसे कि ये फीस और फाइन वगैरह ये वाली जो चीज़ें हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप जो है न्यूज़पेपर की सेल कर रहे हैं या आप फ़ाइन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसको आप इनकम नहीं कह सकते हैं, ये कभी कभी जनरेट होने वाली चीज़ें हैं, बिकॉज द एम ऑफ फाइन इज़ नॉट टू। और दूसरा क्या है कि अगर आप फ़ाइन लगा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू कमाना कभी नहीं होता है, वो तो यूज़र के लिए एक ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश करना, उनको याद दिलाने का तरीका होता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आपको समय से रिटर्न करनी चाहिए, ठीक है। Moreover, libraries may not have the authority to reappropriate amount collected as fine or overdue charges. For any purpose, miscellaneous sources may consist of money received by the sale of library publication and waste paper, reprographic service, translation and other documentation service. देखिए लाइब्रेरी कितनी तरीके की सर्विसेज देती है, रेप्रोग्राफी सर्विस भी दे रही है ना, ट्रांसलेशन सर्विस भी दे रही है, तो उसके लिए कुछ तो आपसे चार्ज करेगी ही। These services are rendered by libraries usually on a non-profit basis, यानी बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है। Normally, such funds are added to the general fund of the parent organization for allocation through normal budgeting, यानी ये भी आपके फंड में ही ऐड हो जाता है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी की। फंडिंग का जो तरीका होता है, सोर्सेज ऑफ फंड जो होते हैं, वो हर एक टाइप ऑफ लाइब्रेरी यानी एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल सबके लिए अलग अलग होता है, कुछ कॉमन रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज पे। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज रिसीव देयर फंड इन वेराइंग डिग्रीज फ्रॉम टू सोर्सेज। दो तरीके से पैसा रिसीव होता है यहाँ पे। दे गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ देयर ओन एंड एज स्पेशल ग्रांट फ्रॉम बोथ द यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी एक तो उस संस्था से मिलता है उसको, दूसरा कहाँ से मिलेगा, यूजीसी से मिलेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा। यूजीसी ग्रांट आर मेनली प्लान ग्रांट्स whereas the state government grants are mainly non-plan grants. However, government grants are not given to the library directly. अब सरकार स्टेट गवर्नमेंट से अगर पैसा आ रहा है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट से पैसा आ रहा है अगर यूनिवर्सिटी के लिए, तो डायरेक्टली लाइब्रेरी को तो नहीं मिलेगा, वो तो उस संस्था को मिलेगा, उस यूनिवर्सिटी को मिलेगा ना जिस यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पर आएगा। लाइब्रेरी फाइनेंस एंड बजट यूजुअली द गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी एंड देन द यूनिवर्सिटी एलोकेट टू द लाइब्रेरी द नेसेसरी शेयर, उसमें से एक हिस्सा दिया जाएगा लाइब्रेरी को। ग्रांट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आर नॉर्मली 3 तरीके की होती है जो यूजीसी पैसे देती है। वो एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग और एक होता है एडहॉक। फ्यू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज चार्ज फी फ्रॉम देयर स्टूडेंट मेंबर्स फॉर द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। ये भी अभी हमने पढ़ लिया, कहीं कहीं पे मेंबरशिप चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अ चार्ज और फी फॉर लाइब्रेरी यूज़ इज़ नॉट मेड विदाउट द प्रोटेस्ट फ्रॉम यूजर्स। दीज डेज there is a growing feeling that the university should provide library services free of charge just as provide lecture room, laboratory and other facilities. देखिए अब ये भी बात हो रही है कि भाई जो लाइब्रेरी है वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ही तो पार्ट है, तो अगर वहाँ पे आप लैब की फैसिलिटी फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, अब चाहे वो एक्सपेरिमेंटल लैब हो या कंप्यूटर लैब हो, तो आप लाइब्रेरी की फैसिलिटी फ्री में क्यों नहीं दे सकते, वहाँ के लिए हम अलग से मेंबरशिप क्यों भरें, ये भी बात हो रही है। कॉलेज लाइब्रेरी की बात करते हैं। अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड इज हाउ मच डज इट कॉस्ट ईच ईयर टू रन अ गुड लाइब्रेरी, यानी एक अच्छी लाइब्रेरी को चलाने के लिए, पूरे साल अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो अमाउंट है वो हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग होगा, डिपेंडिंग कि वहाँ उसका नेचर कैसा है, वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस वो किस तरीके का दे रहा है, एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट कलेक्शन, वहाँ पे जो कलेक्शन है वो कैसा है। इन सब चीज़ों के आधार पर ही डिपेंड करता है कि आपको एक साल में कितना बजट लग सकता है। टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ कैसी है वहाँ की इज़ अनदर क्राइटेरिया टू फाइनेंसिंग द लाइब्रेरी ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ न्यू कॉलेज। मतलब जो पहले से कॉलेज चल रहा है वहाँ पर फंडिंग अलग होगी और जो बिल्कुल नया शुरू हुआ है वहाँ पर अलग होगी, क्योंकि दोनों जगह की जो सेटअप है, जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है। द नीड ऑफ द फॉर्मर आर कन्फाइंड टू acquiring materials to remedy weaknesses and to keep the collection up to date. The latter must provide for a complete basic collection. देखिए जो पहले से लाइब्रेरी बन चुकी है और जो बन रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो अभी अभी बन रही है उसको सब कुछ शुरू से शुरू करना है,
तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होगा। सब कुछ सेटअप कर रहे हैं आप, और जो पहले से सेटअप है उसमें फर्नीचर, फिटिंग, लाइटिंग, ये सब चीज़ों पे नहीं करना है। अब आपको किस चीज़ पे खर्च करना है? आपको अपनी एक्सटेंशन सर्विसेज पे खर्च करना है, अपनी पब्लिसिटी करनी है, आपको अपने यूजर्स को जोड़ करके रखना है, नया कलेक्शन ऐड करते रहना है, ठीक है। तो दोनों जगह पे फंड चाहिए होगा, लेकिन दोनों जगह पे जो टाइप ऑफ फंड है वो अलग होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर का प्रकार अलग होगा कि कितना चाहिए। देर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ फंड फॉर कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज की लाइब्रेरी के सोर्सेज 3 तरीके के होते हैं। प्रिंसिपल सोर्स यानी जो लार्जर अमाउंट है वो कहाँ से मिलेगा? इज द एलोकेशन फ्रॉम द करंट ऑपरेटिंग फंड ऑफ द कॉलेज, यानी उसी के कॉलेज के यानी पेरेंट बॉडी से मिलेगा। वेर एज द कॉलेज इज पब्लिक और प्राइवेटली ओन्ड मैटर्स लेस इन द कनेक्शन दैट द अमाउंट ऑफ एडिशनल मनी द लाइब्रेरी मे नीड ड्यूरिंग एनी बजटरी ईयर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि वो कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, फंड की ज़रूरत तो उसको ईयरली बेसिस पे पड़ेगी ही। समटाइम्स अ पार्ट ऑफ द अमेलगमेटेड फंड कलेक्शन इज गिवन टू द कॉलेज लाइब्रेरी फॉर द परचेज ऑफ रीडिंग मटेरियल। एक फ़ंड दिया जाता है उनको साल में एक बार कि हाँ इससे आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो परचेज कर सकते हैं। ओकेजनली सम पोर्शन ऑफ द कंटिजेंसीज ग्रांट ऑफ द लाइब्रेरी इज मेड अवेलेबल टू द लाइब्रेरी बाय द प्रिंसिपल। अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज इज ग्रांट, या फिर गिफ्ट हो सकती है, कहीं से मिलने वाला डोनेशन हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया के कंटेक्स्ट में ये चीज़ जो है वो थोड़ा कम लागू होती है। लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज लाइब्रेरीज थ्रू आउट द कंट्री रिसीव ग्रांट फ्रॉम यूजीसी। ज़्यादातर कहाँ से ग्रांट मिल रही है उनको? यूजीसी से मिल रही है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज आर सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप फीस है, चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड एनुअल रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग ग्रांट फ्रॉम द स्टेट कंसर्न्ड और द गवर्नमेंट, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कहाँ से मिल रही है? या तो स्टेट से मिल रही है या फिर उसकी पेरेंट इंस्टीट्यूट से मिल रही है। अब हम आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में। थर्ड चीज़ जो वो है हमारी, थर्ड स्टेप जो है वो है स्कूल लाइब्रेरी। प्रमोटिंग अ गुड लाइब्रेरी सर्विस इन स्कूल डिपेंड वेरी मच ऑन फाइनेंस। इन द केस ऑफ मिडिल स्कूल, लोअर fee rate for library services can be fixed as there will be less expensive books needed for students of lower classes. At present there are no fixed norm for the provision of finance to school library. स्कूल लाइब्रेरी का जो पूरा का पूरा फंड है वो ज़्यादातर उसकी पेरेंट बॉडी यानी उसी स्कूल से ही आता है जहाँ पर वो है, तो वहाँ पर भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि जो जूनियर सेक्शन है उनकी किताबें सस्ती आती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से सेविंग हो जाती है जिसको वो दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। The library fund of a school should preferably comprise of fee collected from pupils and equal contribution from the management. A matching contribution from the government or local body, ये provision बताया गया है। Other gift or special grant that may at any time be received specifically for the library and donation from the public, यानी इन तरीक़ों से डोनेशन के माध्यम से या गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो यूज़र्स उसको यूज़ करने वाले हैं उनकी तरफ से चार्ज करके और एक कलेक्टेड फंड बनाना चाहिए। लाइब्रेरी फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट शुड बी स्पेंट एक्सक्लूसिवली ऑन द बुक एंड इक्विपमेंट। जो बच्चों से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है फीस के माध्यम से, फ़ाइन के माध्यम से, उसको उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बुक्स या इक्विपमेंट लेने के लिए। अब हम आ जाते हैं स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर। एकेडमिक लाइब्रेरीज में ही हम स्कूल लाइब्रेरी को भी काउंट करते हैं। तो स्कूल लाइब्रेरी में जो फंड मिलता है वो ज़्यादातर कहाँ से मिलेगा? उसी स्कूल से मिलेगा जिस स्कूल के लिए उस लाइब्रेरी को बनाया गया है। तो इसमें एक प्रोविज़न कहा गया है कि भाई देखिए इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, एक तो स्कूल की तरफ से आएंगे, दूसरा गवर्नमेंट लोकल जो है अपनी तरफ से दे सकते हैं, और जो यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं उनकी तरफ से फ़ीस और फाइन का कॉन्सेप्ट रहता है वो भी दे सकते हैं। कुछ डोनेशंस वगैरह अगर स्कूल को मिल रहे हैं तो वो भी यूज़ होगा। और एक और चीज़ कही गई है कि अगर बच्चों से आप फ़ाइन ले रहे हैं या फीस ले रहे हैं तो उसको उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट्स और इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए यूज़ किया जाए, ना कि कहीं और। आप पब्लिक लाइब्रेरी में आ जाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस शुड बी टोटली सपोर्टेड बाय रेगुलर बजट ग्रांट ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक वर्ड ही गवर्नमेंट को डिनोट करता है, तो इसका पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आएगा? सरकार से आएगा। अनफॉर्चुनेटली इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दिस इज़ नॉट द पोजिशन। एज अ रिजल्ट फाइनेंसेस फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज हैव बिकम इनएडिक्वेट। यानी आपने भी देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज जो हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, जबकि उनके लिए प्रॉपर फंडिंग के चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, ओनली लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एट द नेशनल लेवल कैन चेंज थिंग्स फॉर द बेटर। जहाँ पर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू नहीं हुआ है वहाँ पे लाइब्रेरीज की हालत ज़्यादा ख़राब है।
ये कहा जा रहा है, और उसी के बनने के बाद ही प्रॉपर फंड उनको रिसीव होगा तो वो अच्छे से चलेंगी। लेकिन केस क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पहले से पास है, एक्ट बना हुआ है, पारित हुआ है, फंडिंग भी प्रॉपर आती है, लेकिन फिर भी जो यूज़र्स वहाँ विजिट करते हैं उनका फीडबैक अच्छा नहीं रहता। It would be proper for the government to provide for the initial expenditure while recurring demands of the library should be met from the proceeds of library cess। लाइब्रेरी सेस का क्या मतलब होता है? प्रावधान है कि आप कुछ फीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं, टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर द लोकल अथॉरिटी शुड बी एनकरेज टू कलेक्ट मोर फंड बाय गिविंग देम मैचिंग ग्रांट। जो लोकल क्या नाम अथॉरिटीज़ हैं उनसे अगर एडिशनल ग्रांट मिल जाए तो, एंडोमेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, प्राइवेट बेनिफिशियंस हैं, कुड बी अनदर सोर्स फॉर द पब्लिक रेवेन्यू यानी लाइब्रेरी के लिए। स्पेशल लाइब्रेरी गेट देयर फंड फ्रॉम अप्रोप्रिएशन मेड बाय देयर respective parent organization whenever the parent body takes up a new project program which need library and information support, adequate finances may be provided to the library to meet the special support। यानी स्पेशल लाइब्रेरी यानी कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन होगा जो एक ही प्रकार की स्टडीज़ के लिए होगा या एक टाइप के रिसर्च वर्क के लिए होगा। तो जब वहाँ पे कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है वो संस्था, और उसमें लाइब्रेरी को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है, तो लाइब्रेरी के लिए अलग से फ़ंड देना भी ज़रूरी है। और फंड कौन देगा? वही इंस्टीट्यूट देगा जिसके लिए वो बनाई गई है। द लाइब्रेरी इज़ एक्सपेक्टेड टू आस्क फॉर फंड फॉर एनी एडिशनल और स्पेशल सर्विस। अगर कोई भी स्पेशल सर्विस लाइब्रेरी देना चाहती है तो उसके लिए वो अपनी पेरेंट बॉडी से फंड की डिमांड करेगा। इन एडिशन एन एडहॉक ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंटल एजेंसीज आर ऑब्टेन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस ऑफ लेट। स्पेशल libraries have been seriously considering the ways and means of generating part of their own resources। स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए दो ही प्रावधान है, एक तो या तो वो अपने पेरेंट बॉडी से ले या फिर जो गवर्नमेंट है वहाँ से ग्रांट के लिए वो अपने लिए बात कर सकते हैं। अब मेथड्स क्या हैं लाइब्रेरी फाइनेंस एस्टिमेट करने के, कैसे कैसे निकाला जाएगा? मटेरियल टू बी एक्वायर्ड, यानी किस तरीके का मटेरियल आप अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं। दूसरा, किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कैसी है। और determining the financial need of library, establishing national and international standards for quality in service often expressed as minima of material, personnel and professional fund for a given size of library, increase in prices of reading material। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल हमें कितना पैसा चाहिए, यानी कि आप किस तरीके के डॉक्यूमेंट खरीद रहे हैं, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, क्या किसी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है आपको, नया डेटाबेस आपको परचेज करना है, कितने लोगों को आपने हायर किया, उनकी सैलरीज देनी है, सर्विसेज कौन कौन सी दे रहे हैं, उसके पीछे क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एस्टिमेट करते हैं। और तीन मेथड्स हैं हमारे पास में फंड एस्टिमेट करने के। एक है पर कैपिटा मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनल मेथड और तीसरा है मेथड ऑफ डिटेल। तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा मेथड किसके बारे में बात करता है? इन दिस मेथड अ मिनिमम अमाउंट पर हेड इज़ फिक्स्ड, यानी पर यूज़र आपको कितना पैसा लगने वाला है, विच इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्विसेज। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सोसाइटी, द एवरेज कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग रीडिंग मटेरियल एंड द सैलरी लेवल ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ are the common factors that go to determine the per capita library finance in public and academic libraries। कि कहाँ कहाँ पर ये लागू होगा? पब्लिक और एकेडमिक लाइब्रेरी में। यानी पर हेड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आपको कितना खर्च लग रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी रिकमेंडेड दैट अ यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड। अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस देखेंगे आप, जो अलग अलग कमेटीज़ बनी थी उन्होंने क्या कहा है। पर कैपिटा इनकम वाली बात, मेथड वाली बात हो रही है, तो ये रिकमेंडेशन में क्या कहा गया है? जो यूजीसी कमेटी बनी थी उन्होंने कहा था कि 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 200 रुपीज़ पर टीचर फॉर एक्वायरिंग रीडिंग मटेरियल, यानी रीडिंग मटेरियल परचेज करने के लिए 15 रुपये पर स्टूडेंट और 200 रुपये पर टीचर आपको इतना खर्च लगेगा। तो अकॉर्डिंगली कितने टीचर्स विजिट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आपको विजिट कर रहे हैं, उसको आप जोड़ करके और अकॉर्डिंगली आप अपना निकालेंगे एस्टिमेशन। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 इन्होंने क्या कहा? हाउएवर रिकमेंडेड दैट एज अ नॉर्म यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड ईच ईयर अबाउट 25 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट एंड 300 रुपीज़ पर टीचर। इन्होंने बढ़ा दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई 25 रुपये पर स्टूडेंट और 300 रुपये पर टीचर होना चाहिए डॉक्यूमेंट एक्वायर करने के लिए। फिर रंगनाथन सजेस्टेड दैट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी शुड बी 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 300 रुपीज़ पर टीचर। इन्होंने 5 रुपीज़ कम कर दिए। इन्होंने रंगनाथन जी ने कहा कि 20 रुपये पर स्टूडेंट और 300 रुपये पर टीचर होना चाहिए, या फिर 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट होना चाहिए।
अब स्कूल्स में क्या बात आती है, तो पर स्टूडेंट अप्रोप्रिएशन एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ शुड बी मेड अवेलेबल। आपको क्या लगता है 10 रुपये इस टाइम पे वैलिड होगा, कहना नहीं होगा। ये पहले के स्टैंडर्ड्स हैं जो दिए गए हैं, जो हमको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अब ये अमाउंट कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज रंगनाथन ने क्या कहा, 50 पैसा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वे बैक इन 1950। कब की बात पढ़ रहे हैं हम, 1950 की बात पढ़ रहे हैं। Now the per capita figure must be much higher and this is the inherent limitation of the method as it does not provide for inflation and devaluation। यानी इसमें लिमिटेशन बताई गई है इस मेथड की कि जी इसमें ये रिकमेंडेशन तो दी गई थी, लेकिन इन्फ्लेशन होने के जब महंगाई बढ़ जाती है उस केस में क्या होगा, इसकी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, प्रोपोर्शनल मेथड पढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल मेथड क्या कह रहा है कि दिस मेथड presupposes that the authorities provide adequate finances to the library out of their regular budget and that a particular minimum limit is fixed। यानी कि जो पेरेंट बॉडी है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फंड प्रोवाइड कराए और एक लिमिट फिक्स करके रखे कि कितना कम से कम पैसा मिलना चाहिए। जनरली यूज्ड मेजर ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट इज द परसेंटेज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल बजट which is allocated for library purposes, whereas standards have been recommended for deciding this limit in India। The University Education Commission, एक और देखिए यूनिवर्सिटी कमेटी, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं, कमेटी और कमीशन का भी एक चैप्टर है हमारे मैनेजमेंट में जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यही कहा गया कि यूईसी यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हैड रिकमेंडेड कि कितना 6.5% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बजट वुड बी अ रीजनेबल एक्सपेंडिचर ऑन इट्स लाइब्रेरी। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट होता है उसका 6.5% जो है वो उसकी लाइब्रेरी के लिए फिक्स होना चाहिए। द कमीशन सजेस्टेड दैट दिस एक्सपेंडिचर कुड वेरी फ्रॉम 6.5 यानी 6.5% से 10% के बीच में होना चाहिए, डिपेंडिंग कि लाइब्रेरी की नीड क्या है, वो किस स्टेज में है, उसकी डेवलपमेंट स्टेज कैसी है, ग्रोथ स्टेज क्या है उसकी। ठीक है, तो 6.5 से 10% के बीच में एक अमाउंट जो भी संस्था चाहती है वो फिक्स कर सकती है। It is generally agreed by most authorities that a college should allocate to the library 4 to 5% of its total expenditure. Ranganathan suggested that either 10% of the total budget or 6.5% should be marked for public library purposes. तीसरा आता है हमारे पास method of detail. According to this method, all items of expenditure of a library are accounted for while preparing the financial estimation. These are of two type. जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपके हैं आप सबको एक लिस्ट की तरह मेंटेन कर लेते हैं, और दो टाइप से बनता है। एक होता है रिकरिंग जिसको हम करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये हैं आपके दो मेथड्स। जब आप डिमांड देते हैं कि आपको बजट की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होता है कि आपको इतने पैसे क्यों चाहिए। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हूँ और मैंने कहा कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख रुपए आपको क्यों चाहिए लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, इतनी सारी किताबें आपके पास पहले से हैं, तो आप और नया खरीद के क्या करेंगे। क्लैरिफिकेशन मुझे देना है कि मेरे पास यूज़र कैसा है और फिलहाल डिमांड किस तरीके की है यूज़र की, हमारे पास हम किस चीज़ में लैक कर रहे हैं, क्या सोर्सेज हमारे पास नहीं है जो हमने एक्वायर कर सकते हैं अपने यूज़र्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रेजेंट करनी होती हैं, और हमेशा पेपर वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी गवर्नमेंट में आपको लिख करके बताना पड़ता है। जैसे आप एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं ना कि आपने क्या काम किया, क्या सर्विसेज दी और कितना कहाँ पर खर्च हुआ, तो वैसे जब आप बजट प्रिपेयर करते हैं तो आपको हर एक चीज़ रिटर्न में देनी होती है कि आपको क्या पैसा कहाँ पर कितना लगेगा। ठीक है, वो एस्टिमेशन आपको देना पड़ता है। हम बजट नहीं बना रहे हैं, हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।